हेलो एवरीवन, आई एम यामिनी टुकराल वेलकमिंग यू टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि कैसे जो डाइजेशन है उसका प्रोसेस होता है और कैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। तो डाइजेशन के अंदर हमने 4 स्टेजेस देखी थी। सबसे पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिफिकेशन, है ना। यही हमारे जो थे 4 स्टेप्स थे, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। अब हम जो है इसके डिसऑर्डर्स करेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जब कोई सिस्टम बनता है तो उसके डिसऑर्डर्स भी होते हैं, तो उन्हीं डिसऑर्डर्स को हम जो है इस क्लास के अंदर क्विकली डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हम क्विकली से डिस्कस करके एक बारी पूरे चैप्टर की समरी देखेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the inflammation of the intestinal tract is the most common ailment due to bacterial और viral infection। सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट कौन सी होती है जब हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब जलन होने लगती है ना, जलन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है। तो ये सारे हमारे किसके इन्फ्लेमेशन के होते हैं कि रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, है ना। ये सारे के सारे जो है हमारे सिम्टम्स होते हैं कि हमें इन्फ्लेमेशन हो गई है। सो द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट विच इज ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। जब भी इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन होगा तो वो क्या होगा, इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो द इन्फेक्शंस आर आल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म एक्सेट्रा। तो जरूरी नहीं है कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन ही हो, इसके अलावा हमारे जो है पैरासाइट्स भी जो है वो इन्फेक्ट कर सकते हैं इंटेस्टाइन को, जैसे कि टेपवर्म हो गए, राउंडवर्म हो गए, थ्रेडवर्म्स हो गए, हुकवर्म हो गए, पिनवर्म हो गए। ये सारे के सारे वर्म्स जो है ये भी हमारे इन्फेक्शंस जो है ये वाले कॉज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा डिसऑर्डर आता है जॉन्डिस। जॉन्डिस जिसे कि हम लोग हिंदी में पीलिया बोलते हैं। ये क्या होता है कि इसमें जो हमारा लिवर होता है वो अफेक्टेड होता है एंड द स्किन एंड द आईज दे टर्न येलो। स्किन और आईज येलो हो जाती है क्योंकि हमारे अंदर जो है डिपोजिशन हो जाती है बाइल पिगमेंट्स की, हमारे अंदर डिपोजिशन हो जाती है बाइल पिगमेंट्स की। तो इसे हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो येलो हो जाती है ड्यू टू increased level of bilirubin and biliverdin, है ना, bilirubin and biliverdin। इसकी वजह से हमारी जो येलोनेस है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाती है क्योंकि हमारा लिवर जो है अफेक्टेड हो जाता है और बाइल जो है वहां पे ही स्टोर होता है, वहीं पे बनता है। तो वहीं पे जाके लिवर में अगर इफेक्ट होगा तो बाइल की डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या होता है, इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट। जब हम इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट की बात करते हैं तो जो हमारा गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है वो बैक मार जाता है। जैसे कि आपने घर में देखा होगा कि बोलते हैं कि गटर के अंदर से जब वापस पानी आ जाता है तो गटर बैक मार जाता है ना, तो वैसे ही जो हमारा स्टमक है उसके जो कंटेंट्स है वो बैक मार जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं थ्रू द माउथ एंड दिस रिफ्लेक्स एक्शन इट इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेड्यूला। ये रिफ्लेक्स एक्शन किससे कंट्रोल होता है, बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेड्यूला। A feeling of nausea precedes vomiting। हमें वॉमिटिंग से पहले जो है समझ एक एहसास होने लग जाता है कि हाँ हमें वॉमिटिंग होने वाली है। कैसा एहसास होता है, डिजीनेस होगी, मतलब मुंह में बहुत गंदा सा टेस्ट आएगा, तो वो सारा हमारा क्या होता है, नोजिया में आता है। तो वॉमिट सेंटर जो कि मेड्यूला के अंदर कंट्रोल करता है वो रिफ्लेक्स एक्शन को, इसी वॉमिट वाले रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेगा और वॉमिट से पहले हमें क्या सिम्टम लगेगा, हमें नोजिया का सिम्टम लगेगा। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा डायरिया। जब हम डायरिया की बात करते हैं तो इट इज द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज। डायरिया क्या होता है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ दी बावल मूवमेंट। बावल मूवमेंट जब एबनॉर्मली मूव करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरिया। की लूज मोशन हो गए या फिर वॉमिटिंग हो गई, वो दोनों की दोनों हमारी डायरिया में आती है। लूज मोशंस
एंड वॉमिटिंग। ये हमारी किस में आती है? डायरिया के अंदर आती है। सो इसके अंदर बॉवल मूवमेंट्स जो है ना, जो हमारी डिफिकेशन वाली बॉवल मूवमेंट्स होती है, उनकी इंक्रीज लिक्विडिटी हो जाती है और फीकल डिस्चार्ज जो है मोर फ्रीक्वेंटली आने लग जाता है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? डायरिया। और इसमें क्या होता है? जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन। जैसे कि डायरिया के अंदर लिक्विडिटी ऑफ द फीसेस बढ़ जाती है, इसमें क्या होता है? द फीसेस दे आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन एज द बॉवल मूवमेंट्स दे अकर इरेगुलरली। इसमें जो है फीसेस डिफिकेशन ही नहीं हो पाती है ना, जो फीसेस है वो कोलोन के अंदर रिटेन रहती है, जबकि डायरिया के अंदर इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीसेस हो जाती है, वो मोर फ्रीक्वेंटली जो है बॉडी से बाहर आने लगती है। पर कॉन्स्टिपेशन के अंदर फीसेस जो है दे आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन, दे आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन एज द बाउल मूवमेंट्स दे अकर इरेगुलरली। अगला हमारा डिसऑर्डर है इनडाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है? द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड। जैसे कि इसका नाम बता रहा है इनडाइजेशन, प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो रहा, सो इसलिए इनडाइजेशन। हमेशा हमें जो है एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, हमेशा हमें जो है एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी। द कॉजेज ऑफ इनडाइजेशन दे आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। तो इनडाइजेशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं? सबसे पहला क्या होता है? इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन। प्रॉपरली जो है एंजाइम सिक्रीट नहीं हो रहा है, या तो ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। एंजाइटी हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, ओवर ईटिंग हो गई, स्पाइसी फूड हो गई। तो इनडाइजेशन इन सब चीजों की वजह से होता है। हमेशा जो है बॉडी के अंदर एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है। PEM, so the dietary deficiencies of proteins and total food calories, they are widespread in many underdeveloped countries of the South and Southeast Asia. So dietary deficiency जो प्रोटीन की रहती है और जो टोटल कैलोरीज के अंदर हमारी डेफिशिएंसी रहती है, वो बहुत ही सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, इन सब के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। जब हम डाइट की बात करते हैं तो इन कंट्रीज के अंदर, इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बहुत ही ज्यादा माल न्यूट्रिशन लोग रहते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपरली जो है डाइट नहीं मिलती, इसलिए उनके अंदर क्या होती है? डेफिशिएंसीज होती है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM, जैसे कि यहाँ का हमारा ऊपर टॉपिक शो करता है, इट अफेक्ट्स द लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ड्रॉट, फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या करता है? इट अफेक्ट्स अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। जब भी कोई ड्रॉट आएगा, फेमाइन आएगा या फिर पॉलिटिकल टर्मोइल आएगा। सो ये बांग्लादेश के अंदर हुआ था जब लिबरेशन वॉर हुई थी, और इथोपिया के अंदर हुआ था जब सीवियर ड्राफ्ट जो है वो हुआ था, सीवियर ड्रॉट जो है वो हुआ था इन द मिड 80s के अंदर। इथोपिया के अंदर जब सीवियर ड्रॉट हुआ था तब हमारा PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हुआ था। और जब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर चल रहा था तब भी हमारा जो है PEM देखा गया था। It affects the infants and children to produce marasmus and kwashiorkor। तो PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से डिजीजेस होते हैं जो अफेक्ट करते हैं? मरासमस एंड क्वाशियरकर, ये दो डिजीज होते हैं जो कि ये दोनों के दोनों डिजीजेस इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को अफेक्ट करते हैं। Marasmus is produced by a simultaneous deficiency of proteins and calories। Marasmus किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? By the simultaneous deficiency of proteins and calories। जब प्रोटीन्स और कैलोरीज साइमल्टेनियसली डेफिशिएंट हो जाते हैं एक बॉडी के अंदर तो उसे हम मरासमस बोलते हैं। इट इज फाउंड इन इन्फेंट्स लेस देन अ ईयर इन एज। कितने साल के बच्चों में पाया जाता है? 1 साल से कम के बच्चों में पाया जाता है, जब मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय द अदर फूड्स। जब मदर मिल्क जो है प्रॉपरली बच्चों को नहीं दिया जाता है और उसकी जगह पे दूसरा खाना देना स्टार्ट कर देते हैं, तब हमें जो है मरासमस देखने को मिलता है। सो दिस ऑफन हैपेंस इफ द मदर हैज सेकंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग। ये कब हो सकता है? कि जब जो दूसरा चाइल्ड है, या तो उस टाइम पे मदर प्रेग्नेंट हो कि वो दूसरे चाइल्ड की वजह से टाइम नहीं दे पा रही है, ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रही है, या फिर जो है वो दूसरे टाइम पे चाइल्ड बर्थ कर रही हो, चाइल्ड मतलब लेबर में हो, या फिर उसने भी दूसरे चाइल्ड को बर्थ दिया हो। उस टाइम पे भी हो सकता है कि वो छोटे बच्चे का ज्यादा ध्यान रखना होता है, पर उस टाइम पे जो इन्फेंट है ये वाला वो भी बहुत ज्यादा यंग होता है।
In marasmus, the protein deficiency impairs growth and replacement of tissue proteins. तो marasmus के अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है वो ग्रोथ को इंपेयर करती है और जो टिश्यू प्रोटीन्स है उसके रिप्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम करती है. एक्सट्रीम इमैसिएशन ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ द लिम्स, इट रिजल्ट्स इन द स्किन टू बिकम ड्राई, थिन एंड रिंकल्ड. बोन्स जो है बहुत ही ज्यादा पतली होती है, बहुत ही ज्यादा वीक होती है. इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है बच्चों में, मरासमस अफेक्टेड बच्चों में ड्राई होती है, थिन होती है और रिंकल्ड होती है. द ग्रोथ रेट एंड द बॉडी वेट दे आर डिक्लाइनिंग कंसिडरेबली, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन और मेंटल जो एबिलिटीज है ये सारी की सारी हमारी इम्पेयर्ड होती है. तो मरासमस के अंदर हमें क्लियर हो गया. नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर क्वाशियकर. जब हम क्वाशियकर की बात करते हैं तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटीन डेफिशिएंसी accompanied by the calorie deficiency. तो यही है ना, जैसे उसके अंदर था कि मरासमस के अंदर भी प्रोटीन और कैलोरीज दोनों ही डेफिशिएंट हो गए थे, वैसे ही क्वाशियकर के अंदर भी प्रोटीन और जो है कैलोरीज दोनों ही डेफिशिएंट हो गए हैं. So it results from the replacement of mother's milk by a high calorie, low protein diet in a child more than 1 year in age. वो less than 1 year in age था, ये more than 1 year in age है, जिसके अंदर जो mother's milk है it is replaced by a high calorie and low protein diet. High calorie and low protein diet, ठीक है. So like marasmus, Kwashiorkor shows wasting of muscles, thinning of limbs, failure of growth, brain development. But unlike marasmus, some fat is still left under the skin. Moreover, extensive edema and swelling of the body parts is seen. Edema और swelling of the body parts होता है, पर इसके अंदर कुछ जो है फैट रिटेन्ड होता है, क्योंकि बच्चा जो है 1 साल से ऊपर है. मरासमस के अंदर जो बच्चा है वो 1 साल से नीचे है, तो इसलिए उसके अंदर जो है स्किन थिन हो जाती है. इसके अंदर उतनी थिन नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर फैट की डिपोजिशन आ गई है. सो आज की क्लास में हमने देखे डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. एक बारी हम जो है पूरे चैप्टर की समरी कर लेते हैं. सो पूरे चैप्टर की समरी हमने कैसे स्टार्ट की थी. सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में किया था, विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हो रहा था, माउथ से स्टार्ट होके वो जा रहा था एनस तक. तो उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, माउथ, बक्कल कैविटी, फैरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. ये सारे के सारे जो थे हमारे किसके अंदर आए थे, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आए थे. जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड थे उनके अंदर थे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, जिसके साथ में गॉल ब्लैडर एसोसिएटेड था. गॉल ब्लैडर क्या काम कर रहा था, सिर्फ बाइल को स्टोर करने का काम कर रहा था. किसका काम कर रहा था, बाइल को स्टोर करने का. एंड द पैनक्रियास. सो इनसाइड द माउथ द टीथ, इट मैस्टिकेट्स द फूड, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है, और टंग टेस्ट द फूड एंड मैनिपुलेट्स इट फॉर द प्रॉपर मैस्टिकेशन बाय मिक्सिंग विद द सलाइवा. फूड को मिक्स किया जाता है माउथ के अंदर विद द सलाइवा, किससे, और उस प्रोसेस का नाम होता है मैस्टिकेशन, और क्या बनाया जाता है, फूड बोलस. सो द सलाइवा कंटेन्स अ स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि होता है हमारा सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करके क्या बनाता है, माल्टोज, जो कि एक डायसैकेराइड है. द फूड देन पासेस इनटू द फैरिंग्स, और वो एंटर करता है इनटू द ईसोफेगस इन द फॉर्म ऑफ बोलस, जो कि आगे ईसोफेगस से स्टमक के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है बाय द मस्कुलर मूवमेंट, पेरिस्टालसिस. और स्टमक के अंदर क्या होता है, मेनली प्रोटीन डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर, अल्कोहल एंड मेडिसिन, ये भी जो है स्टमक के अंदर होता है. द चाइम और द फूड एंटर्स इनटू द डियोडेनम. चाइम क्या होता है, जब गैस्ट्रिक जूस के साथ हमारा फूड बोलस मिक्स हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, चाइम बोलते हैं. तो चाइम क्या करता है, डियोडेनम के अंदर एंटर करता है, और उसके ऊपर कौन एक्ट करता है, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल, एंड फाइनली द एंजाइम्स इन द सक्कस एंटेरिकस. सक्कस एंटेरिकस क्या है हमारा, इंटेस्टिनल जूस. सक्कस एंटेरिकस क्या है, इंटेस्टिनल जूस, ठीक है. सो दैट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स इज कंप्लीटेड. स्टमक के अंदर पार्शियली डाइजेशन होती है, पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की फुल डाइजेशन हो जाती है. सो द फूड देन एंटर्स इनटू द जेजुनम एंड इलियम, और उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड एंड दे आर कन्वर्टेड टू मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज. So proteins, they are finally broken down into the amino acids. So the fats, they are converted to the fatty acids and glycerol.
The digested end products are absorbed into the body through the epithelial lining of the intestine. The undigested food, जिसको हम लोग feces बोलते हैं, it enters into the cecum of the large intestine through ileocecal valve, which prevents the backflow of the fecal matter. Most of the water it is absorbed in the large intestine. The undigested food इट बिकम सेमी सॉलिड इन नेचर, और वो क्या करता है, रेक्टम के अंदर एंटर करके एनल के थ्रू बाहर आ जाता है, एनल पोर के थ्रू क्या होता है, एनस के थ्रू वो बाहर आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफिकेशन। तो बच्चों ये था हमारा पूरा चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। अब जो हम थोड़े से एमसीक्यूज कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो क्वेश्चन 1, if for some reason our goblet cells are non-functional, this will adversely affect A, smooth movement of the food down the intestine, B, production of somatostatin, C, secretion of sebum from the sebaceous gland, या फिर D, maturation of the sperms। स्पर्म्स का नहीं होगा, हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं, सीबम का नहीं होगा। अब फर्स्ट और सेकंड में से क्या आंसर होगा? जब हम गॉबलेट सेल्स की बात कर रहे हैं तो मतलब ये क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और म्यूकस जो है लुब्रिकेशन में मदद करता है फूड को लुब्रिकेट करके वो इजीली पास डाउन करने में मदद करता है। तो इससे हमें क्या बोलता है, स्मूथ मूवमेंट ऑफ द फूड फूड डाउन टू द इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में वो स्मूथली मूव नहीं कर पाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। एम आई करेक्ट कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा? एम आई करेक्ट बच्चों की ऑप्शन ए करेक्ट होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन इट होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कौन सा पार्ट होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन का जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को होस्ट करता है? ए कोलॉन, बी सीकम, सी एनस या फिर डी रेक्टम। इनमें से कौन सा जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को होस्ट करता है? जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनको कौन होस्ट करता है? सीकम। किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है सीकम। ये जो है बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टोर करता है। विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय जॉन्डिस? पीलिया में कौन सा जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, जो कि बाइल बनाएगा? तो इनमें से हमारा कौन सा बाइल बनाता है? ऑप्शन बी लिवर। एम आई करेक्ट? ऑप्शन बी लिवर होगा। लिवर की अगर लिवर अफेक्ट होगा तो बाइल पिगमेंट जो है उसके अंदर स्टोर होने लग जाएगी और वो रिलीज नहीं होगा, हाई लेवल्स ऑफ बाइल की डिपोजिशन हो जाएगी और उससे येलोइंग ऑफ आईज एंड स्किन हो जाएगा। येलोइंग ऑफ आईज एंड स्किन, यही होगा ना आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, emulsification of fat it takes place through a liver enzyme, B bile pigment, C bile salts या फिर D enzymes of the small intestine। A B C D। emulsification of fats किसकी वजह से होता है? फैट्स किसकी वजह से emulsify होते हैं? ऑप्शन सी बाइल सॉल्ट्स। बाइल के साथ मिलके ही तो फैट्स जो है emulsify होते हैं। Next question, epithelial cells of the intestine involved in the food absorption have on their surface। intestine के अंदर जो epithelial cells होते हैं वो क्या काम करते हैं? बेसिकली वो surface area for absorption बढ़ाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है? absorption का अगर surface area बढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ folds होते हैं, है ना? कुछ folds होते हैं, उन folds के ऊपर क्या होती है? कुछ projections होते हैं। folds के ऊपर कुछ projections होते हैं। तो क्या होते हैं वो फोल्ड्स और क्या होती है वो प्रोजेक्शंस? क्या होते हैं वो फोल्ड्स और क्या होती है वो प्रोजेक्शंस? ऑप्शन सी माइक्रोविलाई। जो फोल्ड्स होते हैं वो होती है हमारी विलाई, और विलाई की जो प्रोजेक्शंस होती है वो क्या होती है? माइक्रोविलाई। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एपिथेलियल फोल्ड्स इन इंटेस्टाइन, उनको हम विलाई बोलते हैं, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और उनके ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो ये क्या करती है? ये इंटेस्टाइन की ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस देती है। इंटेस्टाइन की ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस देती है। Next, small projection on upper surface of the tongue are called A fimri, B pilae, C papillae या फिर D cilia। जो अपर सर्फेस ऑफ द टंग पे स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? A fimri, B pilae, C papillae या फिर D cilia। क्या होते हैं? जिसके ऊपर टेस्ट बड्स भी होते हैं, टेस्ट बड्स भी होते हैं। ऑप्शन सी पैपिला।
ऑप्शन सी पैपिला। अच्छा, कितने टाइप के टेस्ट बड्स होते हैं हमारे? 4 टाइप्स के होते हैं, स्वीट, सॉल्ट, बिटर एंड सार, है ना, यही होते हैं ना हमारे टेस्ट बड्स। तो ये टेस्ट बड्स भी हमारे पैपिला के ऊपर ही मौजूद होते हैं, जो कि अपर सरफेस ऑफ द टंग पे होता है, लोअर सरफेस पे तो वो फ्रेनेलम के साथ कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या फिर लैक्टोज? ए बी सी डी। स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है? ए बी सी डी। क्या होगी स्वीटेस्ट शुगर? ग्लूकोज तो नहीं है, ग्लूकोज तो हम रोज जो है अपने हमारे इसमें भी होता है, चपाती में भी होता है ना। ए बी सी डी, क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन ए फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर। Epithelial cells of the intestine involved in food absorption have on their surface, again the question, option C microvilli, option C microvilli. Next, goblet cells of the intestine, mucosal epithelium, they secrete. मैंने बताया था goblet cells क्या secrete करते हैं। अगर goblet cells नहीं मौजूद होंगे तो smooth movement of food नहीं होता, और smooth movement of food कैसे होता है? by the lubrication of food, और lubrication of food किसकी वजह से होता है? mucus। तो goblet cells क्या secrete करते हैं? A mucus। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? यूटिलाइजिंग द वाटर टेकन बाय द बॉडी, बी एक्यूमुलेटिंग द फूड फॉर डाइजेशन, सी यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, या फिर डी कलेक्टिंग वेस्ट लेफ्ट आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। डाइजेशन के बाद आता है हमारा एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद आता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद सीधा हमारा जो है इजेशन आ जाता है। तो एसिमिलेशन, अगर एब्जॉर्ब हो गया है फूड, तो उसके बाद एसिमिलेशन का मतलब क्या होगा? अगर हम अंदाजा भी लगाए तो एसिमिलेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस। उससे हम एनर्जी डराइव करेंगे, उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भेजेंगे और जो है फूड को यूज करेंगे। जो फूड यूज नहीं हुआ उसे हम लोग बाहर निकाल देंगे फीसस के फॉर्म में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यूटिलाइजेशन। तो बच्चों ये थे हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो हमने आज कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और उसके बाद में हमारा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।